मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आर्थिक निकासी का सिद्धांत। ये है भारतीय अर्थव्यवस्था, जो कि BA सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। आर्थिक निकासी का सिद्धांत ब्रिटिश उपनिवेश की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था पर काफ़ी गंभीर प्रभाव पड़े। उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था चपेट में आ गई। इस स्थिति में उस समय के जो विचारक थे, जिनमें मुख्य रूप से दादा भाई नौरोजी, उन्होंने पता लगाया कि भारत की आर्थिक गरीबी के कारण क्या रहे हैं। और जब उन्होंने ये पता लगाया कि गरीबी के कारण क्या रहे हैं, तो उन्होंने इसका कारण आर्थिक निकासी के सिद्धांत को बताया कि ये महत्वपूर्ण कारण है जो भारत के शोषण का प्रमुख कारण। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, में सर्वप्रथम आर्थिक निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आर्थिक निकासी के सिद्धांत को समझ लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिद्धांत उस समय के गरीबी के कारणों का को समझने में हमारी मदद करती है। तो देखिए, आर्थिक निकासी का सिद्धांत बताता क्या है। निकासी का सिद्धांत है बिना किसी प्रतिफल के भारतीय आर्थिक साधनों का विदेशों में प्रवाहित हो जाना, अर्थात भारत में उत्पादित धन का अधिकांश भाग बिना प्रतिफल के स्थायी रूप से इंग्लैंड को भेजा जाना ही आर्थिक निकासी का सिद्धांत है। यानी बिना किसी रिटर्न के यहाँ से धन ब्रिटेन की तरफ जा रहा है और ये धन वापस नहीं आ रहा है, ये स्थायी बहिर्गमन है। माने ये जो धन जा रहा है स्थायी रूप से जा रहा है बिना किसी प्रतिफल के, ठीक है। और इसका प्रतिकूल प्रभाव ये है कि ये देश की गरीबी को बढ़ा रहा है। ब्रिटिश शासन ने विभिन्न तरीकों से भारतीय धन को बिना किसी प्रतिफल के स्थायी रूप से इसका अध्ययन उस समय नौरोजी ने किया और उन्होंने आर्थिक विकास की संज्ञा दी। 1867 में नौरोजी ने कहा कि भारत में एकत्र की गई आय का लगभग 1/4 भाग शासन का मूल्य है, जो देश के बाहर चला जाता और इंग्लैंड के साधनों से जुड़ जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमारे संसाधन यहाँ काम ना आकर ब्रिटेन की तरफ जा रहे हैं। आर्थिक निकासी की मात्रा नौरोजी ने अपनी इस पुस्तक में आर्थिक निकासी संबंधी आंकड़े प्रदान किए। उन्होंने 1835 से 1872 तक की अवधि में आर्थिक निकासी की मात्रा इस प्रकार बताई। आप ये तालिका से देख सकते हैं कि 1835 से 39 तक भारत से आर्थिक निकासी 53.47 लाख पाउंड वार्षिक औसत के रूप में रही, जो बढ़ते बढ़ते 1870 से 72 तक में 274 लाख पाउंड वार्षिक औसत तक हो गया। इस प्रकार ये निकासी की मात्रा आप ये देख रहे हैं, टेबल से हमें पता चल रही है कि कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, ठीक है। ये निकासी यानी शोषण निरंतर बढ़ता जा रहा था अंग्रेज़ों की तरफ से, ठीक है। आगे हम इसमें अध्ययन करें आर्थिक निकासी के कारण। कौन कौन से कारण रहे हैं आर्थिक निकासी के। तो इनमें जो पहला उन्होंने जो कारण बताए हैं, वो कारण है ब्रिटिश शासकों की अस्वाभाविक वित्तीय एवं आर्थिक। ब्रिटिश शासकों ने जो नीतियाँ बनाई थी, वित्तीय और आर्थिक नीतियाँ जो बनाई थी, वह अस्वाभाविक थी। अस्वाभाविक क्यों कही गई वह नीतियाँ? क्योंकि भारत पर अंग्रेजों के सार्वजनिक ऋण का भारी बोझ विदेशी साम्राज्यवाद का थोपा गया राजनीतिक बोझ था। आपको पता हो तो ब्रिटिश शासकों ने भारत में अपनी सत्ता की जड़ें मजबूत करने के लिए भारत और इंग्लैंड दोनों में जो उनके खर्चे होते थे प्रशासनिक ढांचे के लिए, जरूरी खर्चे जो होते थे, उसका व्यय का बोझ भारत पे ही डाल रखा था। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि यहाँ का जो शासन हो रहा था प्लस ब्रिटेन में जो शासन हो रहा था, उसका खर्चा कौन वहन कर रहे थे? भारतीय वहन कर रहे थे, ठीक है। सेकंड पॉइंट है आर्थिक नियमों में हस्तक्षेप।
आर्थिक नियमों में हस्तक्षेप में नौरोजी ने बताया कि आर्थिक निकासी का कारण भारत की निर्धनता नहीं वरन आर्थिक नियमों में जानबूझकर हस्तक्षेप करने के कारण भारत के साथियों का ब्रिटिश शासकों द्वारा बहरहे में से अपव्यय तथा लूट खसोट कर इंग्लैंड में ले जाया जाना है। आर्थिक निकासी के तरीके, अब वो कौन कौन से तरीके थे जिनसे भारतीय धन बाहर जा रहा था, ब्रिटेन की तरफ जा रहा था। अब हम उन तरीक़ों को पढ़ लेते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वो कौन कौन से मेथड हैं जिनके वजह से या वो माध्यम बने हैं हमारे धन को ब्रिटेन ले जाने के। तो अगर हम ये देखें तो इसमें अलग अलग पॉइंट है, इनका विवरण हम देख लेते हैं जल्दी से। पहला है ब्रिटेन को निजी प्रेषण। नौरोजी ने बताया है कि यह आर्थिक निकासी का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है और इसके द्वारा भारत से प्रतिवर्ष 1 करोड़ पौंड से अधिक की आर्थिक निकासी होती थी। ब्रिटेन को निजी प्रेषण मुख्य रूप से निम्नलिखित रूपों में होता था, यानी कि निजी प्रेषण कौन कौन से रूप में होता था। तो पहला है यूरोपीय अधिकारी की इनकी बचतों का इंग्लैंड में प्रेषण करना। यहाँ जो यूरोपीय अधिकारी थे उनकी जो सेविंग होती थी उसको इंग्लैंड में भेज दिया जाता था। भारत सरकार का इंग्लैंड में व्यय भुगतान है। इसके अलावा ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा अपने बाहर रह रहे परिवारों के भरण पोषण हेतु प्रेषण। भारत स्थित ब्रिटिश व्यावसायिक वर्गों द्वारा अपनी कमाई एवं बचतों को इंग्लैंड में प्रेषण करना। में ब्रिटिश फौजों के खर्च के लिए इंग्लैंड के युद्ध विभाग को भुगतान प्रेषण। यह है एक महत्वपूर्ण कारक रहा है निजी प्रेषण का। ठीक है। सेकंड पॉइंट अगर हम देखते हैं, ब्रिटिश पूंजी के भारत में निवेश से निकासी। इसमें अगर हम देखें तो नौरोजी ने बताया कि ब्रिटिश पूंजी के भारत में निवेश को भी उन्होंने आर्थिक निकासी का दूसरा प्रमुख स्रोत माना है। इनके अनुसार ये मानते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी तथा 1859 के बाद में ब्रिटेन द्वारा भारी मात्रा में जो भारत में निवेश किया गया और उस निवेश के परिणाम स्वरूप जो ब्याज मिला और जो लाभांश मिला उसको भारत में न लगाकर इंग्लैंड भेज दिया जाता था। और ये जो ब्याज और लाभांश बाहर भेजा जाता था, ये वापस पूंजी के रूप में भारत में निवेश किया जाता था और फिर उससे वापस से जो लाभ और ब्याज होता था उसे दोबारा इंग्लैंड भेज दिया जाता था। इस प्रकार निवेश की प्रक्रिया चल रही थी और काफ़ी अधिक ब्याज और लाभांश की मात्रा ब्रिटेन की तरफ जा रही थी। और आप इसमें एक चीज़ और देखिए कि ब्रिटेन उन्हीं क्षेत्रों में मुख्य रूप से निवेश करता था जिनमें उनको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभ मिल रहा होता था। वो ऐसे क्षेत्रों में निवेश नहीं करते थे जिससे भारतीयों का हित हो सके। उनके निवेश का मुख्य आधार उनके खुद के हित हुआ करते थे। तो उन्होंने निवेश जो ब्रिटिश पूंजी के निवेश के मुख्य रूप हैं आधारभूत संरचना क्षेत्र। आपको मैंने लास्ट क्लास में बता ही दिया है कि रेलवे पर इन्होंने सबसे ज़्यादा निवेश किया। रेलवे पर निवेश करने का इनका उद्देश्य भारत में संचार साधनों का विकास करना ना होकर अपने आर्थिक हितों की पूर्ति करना था, ताकि ब्रिटिश सामान देश के दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुँचाए जा सके। इसके अलावा इन्होंने कौन से जो क्षेत्र जिनमें इन्होंने निवेश किया वो है निर्यात हेतु प्राथमिक उत्पादक क्षेत्र, जैसे चाय, कॉफ़ी, रबड़ आदि के बागान में इन्होंने निवेश किया, क्योंकि ये उस समय के व्यापारिक फसलों के अंदर आते थे और इनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफ़ी अच्छी कीमत मिलती थी। इसके अलावा इन्होंने खनन क्षेत्र में कोयला, सोना, पेट्रोल उत्पादन आदि में निवेश किया। सेवा क्षेत्र में बैंकिंग, बीमा, वित्त। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन निवेश करने का इनका मुख्य और मात्र एक उद्देश्य होता था अपने हितों की पूर्ति करना। ठीक है। इनको इस चीज़ से मतलब नहीं था कि इससे भारतीयों का हित हो रहा है। इनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपने लाभ को बढ़ाना ही रहा है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट अगर देखें तो सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज भुगतान। सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज भुगतान में नौरोजी ने बताया है कि ये आर्थिक निकासी का तीसरा महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। इसके अंतर्गत
भारी ऋण तथा उन पर ऊंची दर से ब्याज भुगतान इंग्लैंड भेजे जाते थे। ठीक है। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी तथा उसके बाद में ब्रिटिश सरकार ने सार्वजनिक ऋणों से भारी मात्रा में साधन जुटाए और उनके ब्याज के भुगतान और ऋणों की वापसी के रूप में आर्थिक विकास जारी रहा। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम बात कर रहे हैं, वो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वह है होम चार्जेस। ये एक क्वेश्चन भी आ चुका है पहले। होम चार्जेस क्या होता है, थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ब्रिटिश शासन की कीमत के रूप में प्रत्यक्ष सैन्य एवं नागरिक। ब्रिटेन ये मानता था कि भारतीयों के ऊपर अगर वो शासन कर रहा है तो वो उनका हित कर रहा है, इसकी अवज में उनके खर्चे जो होते हैं उसका भुगतान भारतीयों को करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भारत के ऊपर शासन करके उनकी सेवा कर रहा है, ये उनका मानना रहा है। तो ऐसे स्थिति इसमें भी नौरोजी ने बताया कि होम चार्जेस भी आर्थिक निकासी का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। भारत पर अपना आधिपत्य जमाए रखने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार विशाल सेना, भारी भरकम नागरिक प्रशासन पर सार्वजनिक आय का लगभग 65% व्यय करती थी और इसका 65% का 40% सेना पर व्यय करती थी। और सेना पर आपको पता ही है कि सारे ब्रिटिश अधिकारी होते थे, तो उनके जो भी खर्चे होते थे उन खर्चों की पूर्ति भी भारतीयों के धन से ही किया जाता था। इस प्रकार होम चार्जेस के रूप में काफ़ी कुछ अधिक मात्रा भारत से ब्रिटेन की तरफ जाने लगी। होम चार्जेस के जो रूप हैं वो हैं जैसे अंग्रेज सैन्य प्रशिक्षणार्थी जो कि भारत में आगे फ्यूचर में काम करने वाले हैं, तो उनके ऊपर खर्चा ये भी भारत सरकार भुगतती थी। इसके अलावा भारत में अंग्रेज सैनिक एवं असैनिक कर्मचारियों के वेतन एवं भुगतान, भत्तों का भुगतान, भारत में नियुक्त अंग्रेज कर्मचारियों के विदेश अवकाश भत्ते, व यात्रा किराया, ब्रिटेन में निवास कर रहे सेवानिवृत्त सैनिक असैनिक कर्मचारियों की पेंशन का भुगतान, भारत में निवास कर रहे सेवानिवृत्त ब्रिटिश कर्मचारियों की पेंशनों का भुगतान तथा ब्रिटिश शासन के इंग्लैंड स्थित भारतीय कार्यालय पर होने वाला व्यय, ये सारे होम चार्जेस के पार्ट रहे हैं। ठीक है, आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट जो नौरोजी ने बताया आर्थिक विकास का, वो है हानिप्रद निर्यात। हानिप्रद निर्यात में नौरोजी कहते थे कि भारत का व्यापार हमेशा संतुलन में रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा निर्यात ज़्यादा रहा है, एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा रहा है बजाय इंपोर्ट के। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में भारत का संतुलन, व्यापार संतुलन तो हमारे हमेशा पक्ष में रहा है, लेकिन भारत द्वारा विदेशी व्यापार से अर्जित लाभों में से 118 करोड़ रुपए की आर्थिक निकासी 1883 से 1892 की अवधि में रही। यानी आप व्यापार संतुलन में हैं, आपके पास में पैसा आना चाहिए बजाय आपके पास से पैसा जा रहा है। तो ये क्या है, ट्रेड बैलेंस होते हुए भी हम नुकसान में जा रहे हैं, हमारा पैसा बाहर जा रहा है। ठीक है, आर्थिक निकास के दुष्परिणाम अगर हम देखें तो सबसे मुख्य परिणाम तो ये है कि भारतीय निर्धनता बढ़ती ही गई। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप निर्धनता को इससे बिल्कुल को रिलेट कर सकते हैं। जब हमारा धन बाहर जा रहा है, भारतीयों का धन भारतीयों के काम नहीं आ रहा है, तो निर्धनता तो बढ़ेगी। इसके अलावा निवेश संसाधनों की कमी, चूँकि हमारा धन बाहर जा रहा था तो हमारे पास में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा तो रहा ही नहीं था। दूसरी स्थिति में इंग्लैंड क्या करता था, यहाँ का पैसा लेके चला जाता था और उसी पैसे को निवेश के रूप में लेके आ जाता था, तो उसके ऊपर हमें ब्याज और लाभांश का भुगतान करना पड़ता था। इस प्रकार भारतीयों को दोहरी मार का सामना करना पड़ता था। तीसरा, एकाधिकारी शोषण। चूँकि ब्रिटिश पूंजीपति जब भारत में निवेश करते थे बहुत अधिक मात्रा में, तो यहाँ के उद्योग धंधों पर उनका एकाधिकार बढ़ता जा रहा था, क्योंकि वो बहुत अधिक मात्रा में धन का निवेश कर पा रहे। संपन्नता के बीच गरीबी। आर्थिक निकासी का दुष्परिणाम ये रहा कि प्राकृतिक संसाधनों से हम संपन्न होते हुए भी गरीबी में रह रहे थे और करों का भारी बोझ। आर्थिक विकास का एक दुष्परिणाम ये भी था कि ब्रिटिश शासन की कीमत चुकाने के लिए भारतीयों को करों का भारी बोझ सहन करना पड़ा। नौरोजी ने आर्थिक निकासी को रोकने के जो उपाय बताए उसमें सबसे मेन उपाय उन्होंने एक की बात राजनीतिक स्वतंत्रता की बात की थी। अगर भारत को ब्रिटेन से राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है तो ये जो निकासी हो रही है धन की, ये रुक जाएगी और इस धन का सही उपयोग भारतीयों के उत्थान के लिए किया जाना संभव होगा। इस प्रकार उन्होंने राजनीतिक स्वाधीनता और स्वशासन की स्थापना को महत्वपूर्ण उपाय माना निकासी को रोकने के लिए।
ठीक है। तो आर्थिक निकासी का आज हमारा ये जो लेसन है ये कंप्लीट हुआ। आगे आपको एक असाइनमेंट दिया जा रहा है, आपको आर्थिक निकासी के प्रकारों को संक्षिप्त में समझाइए। ठीक है, क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को आप लिख के आप मुझे भेज सकते हैं, अपने जिस भी माध्यम से आप इसे भेज सकते हैं वो आप कर देखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।